ठीक है गाइस, इज द स्क्रीन विजिबल? हाँ विजिबल। ठीक है। नीति, आपका कौन सा नंबर था? 31। 31। ठीक। जूम करना है क्या? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो पीवीटीजी के बारे में क्वेश्चन है। उसमें पूछा है कि स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है पीवीटीजी रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। दूसरा है स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। इको कर रहा है क्या? हाँ, नीति को कर रहा है। I'll put myself on mute. नहीं, आपके हिसाब से नहीं है, कोई और ऐसा। हाँ, there are 95 PVTGs officially notified in the country so far, और ये आई थिंक इरूलर है। ये आप करेक्ट कर दो स्टेटमेंट 4 दीप्ति, ये इरूलर है। एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ PVTGs। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे करके क्या सही होगा ये बता दो। 75 है ना, तो 3 एलिमिनेट करके फिर सी आंसर आ जाता है। 1 to 4। हाँ, तो ये आंसर इसका सी है 1 to 4। 1 to 4, तो अभी आई थिंक 17 स्टेट्स हैं। ठीक है, 17 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तो ये तब के लिए ठीक था, लेकिन अभी 17 स्टेट्स, तो ये ध्यान रखना। और ये 1973 में धीबर कमीशन आई थी, तो उसने सबसे पहले सेपरेट कैटेगरी में रखा था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को, और बाद में इसका 2006 में इसका नाम पीवीटीजी कर दिया चेंज करके। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए पीवीटीजी कैटेगराइजेशन के लिए, और उसमें से है स्मॉल पॉपुलेशन होनी चाहिए उनकी, और फिजिकली आइसोलेटेड होने चाहिए, और सोशल इंस्टीट्यूशंस है जो वो बहुत सिंपल होना चाहिए, मॉडर्न सोसाइटी की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और रिटन लैंग्वेज ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किया है कि डिक्लाइनिंग या फिर उनकी पॉपुलेशन स्टैग्नेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, और एग्रीकल्चर जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो टेक्नोलॉजिकली वाइज वो बहुत प्रिमिटिव होनी चाहिए। तो नीचे पूरे लिस्ट दिए हुए हैं, तो सारे देखने की जरूरत नहीं है, वो आप देख लेना एक बार। कौन सी मिनिस्ट्री पीवीटीजी रिलीज करती है? मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री रिलीज करते हैं। हाँ, होम अफेयर्स रिलीज करती है पीवीटीजी की लिस्ट। ओके। हाँ, वो जो ट्राइबल अफेयर्स है वो तो वो देती है ना, क्रिटिकल हैबिटेट राइट्स, वो जो बेगास ट्राइब को मिले थे अंडर फॉरेस्ट हाँ, राइट करेगा एक्ट 2006। थोड़ा ऊपर करना दीप्ति। अच्छा, वो मैं पूरा नहीं, जो इंडेक्स दिया हुआ है वो पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, वो खुद से कर लेना, ठीक है। कौन से स्टेट्स में कौन कौन से है वो। फिर ये सेंसस 2011 का कहता है ट्राइबल पॉपुलेशन, ये कंप्लीट ट्राइबल पॉपुलेशन मतलब टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे हैं। ये इनका पॉपुलेशन है 8.6%। ठीक है, और फिर 75 पीवीटीजीज है, बताया स्वप्निल ने, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स 705 हैं।
एसटी, और उसमें से एसटी 15% जोग्राफिकल एरिया कैप्चर करते हैं। कौन कौन से स्टेट्स में एसटीज नहीं है, कोई बता दो। पंजाब में नहीं है शायद, पंजाब हरियाणा, हरियाणा में दिल्ली में भी नहीं है। दिल्ली चंडीगढ़। यूटी आ जाता है ना। हाँ, दिल्ली चंडीगढ़, और स्टेट्स में पंजाब हरियाणा में नहीं है। और किस स्टेट्स में एससी पॉपुलेशन नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में एससी पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ट्राइब्स हैं जो अभी करंट अफेयर्स, मतलब करंट में न्यूज में थे। तो चेंचू ट्राइब्स हैं, ये आंध्र प्रदेश के। तो टाइगर कंजर्वेशन में ये नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व्स यहाँ कंजर्व कर रहे हैं टाइगर। और इनका वही है कि को एग्जिस्टिंग विद वाइल्ड लाइफ एंड वही अपने कल्चर के साथ। और फिर कुछ नहीं, वो रिसेंटली तेलंगाना गवर्नर वो नल्लमला फॉरेस्ट गए थे, उसी से रिलेटेड कोई न्यूज आया था। फिर कादर ट्राइब्स हैं, ये कर्नाटका के हैं आई थिंक, नहीं ये तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, और जितने उस एरिया के कॉन्टिगियस एरियाज है ना उसमें है। और पीवीटीजी केरला में ये किया गया है। अच्छा, ये पीवीटीजी जो आपने बोला होम अफेयर्स करता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। हाँ कर सकती है, लेकिन होम मिनिस्ट्री करती है। आई डोंट नो स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि नहीं राइट्स, लेकिन हाँ, होम क्योंकि इस वाले न्यूज में ये जो कादर ट्राइब्स की बात कर रहा है उसमें कि केरला में पीवीटीजी उनको दिया गया है कादर ट्राइब्स को, लेकिन ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में भी मिलना चाहिए। तो केरला स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया। शायद रिकमेंड करती होगी सेंटर को, फिर सेंटर लिस्ट में ऐड करता होगा, ऐसा कुछ होगा। हो सकता है, किसी को पता है इसके बारे में कंफर्म तो प्लीज बता दो। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, चेक करके। ओके, थैंक यू। हाँ, तो कादर ट्राइब्स का ये है कि इनका पॉपुलेशन बहुत रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है, और ये कॉजेज हैं कि अननेचुरल डेथ्स हो रहे हैं और इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। और इसका कारण है कि हेल्थ फैसिलिटीज का वो प्रॉपर एक्सेस नहीं है, और इंट्रा कम्युनिटी मैरिज होता है तो उससे जो इनहेरेंट डिजीज होते हैं वो भी बहुत बड़ा रीजन है कादर ट्राइब्स के पॉपुलेशन डिक्लाइन में। और फिर है कट्टू नैका ट्राइबल। हाँ, तो ये केरला में एक ये वादी प्रोजेक्ट है, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए था, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। तो इसके अंडर ये पहला एक, मतलब अब प्रिमिटिव एग्रीकल्चर से निकल के इन लोगों ने फार्मिंग वार्मिंग स्टार्ट कर दी है। तो कट्टू नैका ट्राइबल न्यूज में था। ठीक है, तो ये केरला की है। और स्कूल संजोग प्रोग्राम ये उड़ीसा का है। तो उड़ीसा के जो पीवीटीजीज थे, मनकीड़िया और कुछ कुछ हैं, अभी मुझे नाम नहीं याद है। तो ये सारे ट्राइबल स्टूडेंट्स थे, उनके लिए मोबाइल स्कूल लॉन्च किया गया था कोविड के टाइम। तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया था, तो इस वजह से ये न्यूज में थी। और कोरवा ट्राइब है झारखंड का। तो ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो इसके बारे में पिछले साल तो नहीं, लेकिन उसके पहले 2-3 साल बहुत न्यूज में था ये, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। फिर एक ऐसे ही क्या कहते हैं अवार्ड मिला है, ये सतुपति प्रसन्ना श्री
वो नारी शक्ति पुरस्कार, तो ट्राइबल लैंग्वेज को उसने डेवलप किया है और 19 ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए अल्फाबेट इवॉल्व किए हैं। तो ये सारे कुछ कुछ है, तो एक बार नजर में रखना। हो सकता है यूपीएससी ना पूछे, लेकिन अभी कोई भरोसा नहीं। फिर ये है एक पीवाईक्यू है 2016 का कि बंजाराज ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हाँ, बंजारास क्या होते थे मिडिवल पीरियड में? तो ये सबको ही पता है, ट्रेडर्स होते थे। और ये कम्युनिटी और ट्रेडिशन का पेयर दिया हुआ है। ये चालीहा साहिवा फेस्टिवल और नंदा, और ये सिंधी है इसका पेयर, नंदा राज जाट यात्रा गोंड्स के लिए, वारी वरकारी संथाल्स के लिए। तो ये हमने 2017 के टाइम पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो संथाल तो ये झारखंड वेस्ट बंगाल एरिया में आता है, तो वो तो होगा नहीं, तो केवल पहला सही है। ठीक है, और नंदा राज जाट यात्रा है, ये जो उत्तराखंड से नंदा देवी से रिलेटेड है, तो वो उत्तराखंड, और उत्तराखंड में गोंड्स ट्राइब्स नहीं मिलती। वारी वरकारी किसका है, किसको याद है क्या? हाँ, महाराष्ट्र ना। हाँ, महाराष्ट्र से। और मतलब who is the god they worship, वारी वरकारी? ये विठोबा, पंढरपुर करके विठोबा, करेक्ट, या अंदर। करेक्ट। फॉर्म ऑफ विष्णु और कृष्णा। हाँ, वारी वरकारी ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है ना। भक्ति मूवमेंट, करेक्ट। हाँ हाँ, करेक्ट। सॉरी गाइस। हाँ, फिर ये कुछ अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं। तो कोलम ट्राइब है, ये आंध्र प्रदेश। मालधारी ट्राइब ये गुजरात में है, ये हमने देखा है कि लायन कंजर्वेशन में गिर फॉरेस्ट में है। और मालधारी ट्राइब्स और एक गुजरात रीजन में एक एनिमल होता है, वो डोमेस्टिकेट करते हैं। कौन सा एनिमल है, बता सकते हो? खराई। हाँ, खड़ाई कैमल। खड़ाई कैमल पे क्वेश्चन भी था ना। राइट, वो स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं। हाँ, फिर मनकेड़िया पता है, और बोंडा ये ओडिशा से। अबुझमारिया ये छत्तीसगढ़ है। ये वाला एरिया वो नक्सलिज्म का बैशन बोला जाता है, तो वहाँ ये रिसाइड करते हैं, अबुझमारिया बस्तर इलाके में जो है। फिर इडुमिश्मी और बागुन और निशी कम्युनिटी ये अरुणाचल प्रदेश की है। तो बागुन एक ये कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स इन लोगों ने स्टार्ट किया है कि अपने ट्रेडिशनल नॉलेज से वो बागुन लियोचिला एक बर्ड है, वो उसे कंजर्व करेंगे। और इसके लिए इन लोगों को बायोडाइवर्सिटी अवार्ड ऐसा कुछ मिला था, प्राइज। ठीक है, निशी कम्युनिटी तो पता है। हाँ, इसमें मैम जो इरोलार कम्युनिटी कम्युनिटी है ना, ट्राइब्स हाँ, ऑप्शन हाँ। में दी हुई है, वो भी न्यूज़ में थी, ज़्यादा न्यूज़ में थी। वो एक बार ऐड कर देना, मतलब बाद हाँ, में। ठीक है। हाँ, और ठीक है, वो वो मैं होम मिनिस्ट्री का भी पॉइंट। हाँ, वो मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है। और ये ईडू मिश्मी है, ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। दिबांग सैंक्चुरी, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को टाइगर रिजर्व बना दिया था, तो उसके उनके जो फॉरेस्ट राइट्स हैं वो क्या कहते हैं, इन्फ्रिंज हो रहे थे। ये मैं इरूलर के बारे में वो कर दूंगी, ठीक है, अपडेट कर दूंगी। ठीक है, इसमें तो इतना ही है।
पॉलिटी का क्वेश्चन है नेक्स्ट. With reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibition or limitation on the constitutional powers under Article 142. तो Article 142 के बारे में पूछा है. तो it could mean which one of the following. पहला स्टेटमेंट है, the decisions taken by the Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court of law. दूसरा है, the Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its powers by laws made by the Parliament. C है, in the event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare financial emergency without the counsel from the cabinet. और चौथा स्टेटमेंट है, state legislatures cannot make laws on certain matters without the concurrence of union legislature. इसका आंसर क्या होगा? एक ही ऑप्शन है एससी से लिंक. हाँ, ठीक है, तो इसका आंसर है बी. तो ये सुप्रीम कोर्ट का वो है, पावर है. हाँ, तो आर्टिकल 142 कहता है, द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or orders so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament, and until provisions in that behalf is so made in such manners as the President may by order prescribe. ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल है. और दूसरे पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आर्टिकल 32 में है, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, और आर्टिकल 36 स्पेशल लीव पिटिशन है. कोई बता सकता है स्पेशल लीव पिटिशन क्या होते हैं? आई थिंक टेकिंग द कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस ले लेना शायद स्पेशल लीव पिटिशन है. अगर किसी केस पे ऑलरेडी डिसीजन सुनाया गया है और फिर भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब, तो उसके बाद वो स्पेशल लीव के जरिए अपील कर सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में. फिर मतलब इसमें सिर्फ मार्शल कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सारे मैटर्स पे हम कर सकते हैं. स्पेशल लीव पिटिशन में जो डिसीजन दिया जाता है वो फाइनल होता है क्या? हाँ, उसके बाद तो फिर कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं हो सकती है ना. आई थिंक फाइनल जजमेंट होता है वो, जो स्पेशल लीव पिटिशन से दिया जाता है. उसके बाद सर वो होता है ना, मर्सी पिटिशन वगैरह फाइल करते हैं, वो लास्ट रिजॉर्ट में आता है, मतलब आखिरी तक. फिर हम इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, फिर वो 3-4 टाइप की मर्सी पिटिशंस होती है, फिर उसमें लास्ट होती है मर्सी पिटिशन. वो अलग है ना, मतलब ठीक है पिटिशन हो रहा, लेकिन वो कुछ ही केस में ना, 4-5 केस में कर सकते हो आप. हाँ, मतलब इसके बाद भी कुछ कर सकते हैं हम, वो है. ठीक है, तो आर्टिकल 136 है स्पेशल लीव पिटिशन. फिर 141 है कि एससी के कोई भी लॉज हैं, मतलब अगर एससी ने डिक्लेयर कर दिया है किसी लॉ को, तो वो बाइंडिंग होंगे ऑन ऑल कोर्ट्स. ठीक है, फिर इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल्स याद, मतलब एग्जैक्ट आर्टिकल तो याद नहीं होंगे, लेकिन एक वेग आइडिया होना चाहिए. ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के लिए 324 से 329, तो स्टेटमेंट में जो दिया हुआ था, तो चैलेंज किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को, लेकिन वो बस इलेक्शन पिटिशन के थ्रू किया जा सकता है. एक ही मींस है, ओनली थ्रू इलेक्शन पिटिशन. ठीक है, और जुडिशियरी के पास ऐसा कोई पावर नहीं है. अगर इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो वो इंटरवीन नहीं कर सकता है. फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो
हमें पता ही है कि जितने भी प्रेसिडेंट के पास एज सच कोई पावर्स नहीं होते हैं कि वो अपने डिस्क्रिप्शन पे कोई भी डिसीजन ले सके। एक पावर है शायद डिस्क्रिशनरी प्रेसिडेंट का, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल तो कुछ नहीं है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिचुएशनल। हाँ, सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है। वही ना, पीएम वगैरह को प्रेस अपॉइंट करते हैं असेंबली में। नवीन, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद, या फिर मुझे ही नहीं आ रही। ओके, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 360 है, और फिर बाकी हमें पता है नेशनल इमरजेंसी के लिए 352 है, और प्रेसिडेंट रूल के लिए 356 है। इसके लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 360 है। तो ये कैबिनेट के एडवाइस पे ही वो कर सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है प्रेसिडेंट। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, वो 245 से 254 है। तो स्टेटमेंट में क्या था, एक बार स्टेटमेंट दिखाना दीप्ति। हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। तो ये कहीं भी नहीं होता है आई थिंक कि स्टेट लेजिस्लेचर को अपने ऐसे तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसे कोई बहुत ज्यादा पावर्स होते नहीं है स्टेट लिस्ट के अलावा और फिर कॉन्करेंट में, लेकिन वहां भी प्रिवेलिंग वो यूनियन का होता है। तो कॉन्करेंस विद यूनियन लेजिस्लेचर हमने नहीं पढ़ा है आई थिंक। मैं गलत हूं तो कोई बता दो। स्टेट मैटर्स में विद कंसेंट यूनियन लेजिस्लेचर बना सकता है, लेकिन शायद स्टेट लेजिस्लेचर का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सही है। लेकिन मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें कॉन्करेंट रहना चाहिए, लाइक स्टेट शुड नॉट टेक मेक एनी लॉज which are against the union laws. हाँ, वो भी स्टेट लिस्ट का बना सकता है, जो भी स्टेट लिस्ट में मेंशन Not all laws. हाँ, लेकिन ऐसा मतलब विद कॉन्करेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लिस्ट के जैसे लिए तो कॉन्करेंस की जरूरत हुआ नहीं है। स्टेट का कोई जो टैक्सेस हुआ एंड लाइक यू नो इफ इट इज रिलेटेड टू सेंटर तो वो कॉन्करेंट रहना चाहिए ना। हाँ, ठीक है। तो ये आर्टिकल थोड़ा ध्यान में रखना। फिर ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2003 का है, तो उस टाइम करंट अफेयर्स में रहा होगा गुजरात असेंबली इलेक्शन, तो उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक द कोर्ट्स ओपिनियन on constitutional validity of election commission decision on deferring the Gujarat Assembly election? तो ठीक है, तो ये इसका आंसर बी है, आर्टिकल 143। तो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट किन किन मैटर्स पे, दो ऐसे मैटर्स है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकता है। तो पहला एक होता है कि कोई भी डिस्प्यूट है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन अग्रीमेंट है, या फिर हाँ कोई डिक्री है, कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंगेजमेंट रहा होगा, तो उसके मामले में, उस मामले में ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन। और फिर दूसरा है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस which has arisen or which is likely to arise. दीप्ति मैम, एक बार क्वेश्चन पे मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन है अभी तो इसमें ना ये यूनियन कार्बाइड केस थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वही डायरेक्टली यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा था। तो इसमें इस जजमेंट में ना सुप्रीम कोर्ट ने खुद को मतलब जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है ना, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट,
तो उससे ऊपर रखा था खुद को। तो उसमें लिखा भी है ना कि जो प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और प्रोविजंस कंटेन इन ऑर्डिनरी लॉज cannot act as a prohibition or limitations on the constitutional powers under article 142। तो इसमें जो ऑर्डिनरी लॉज बनाते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उससे सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, ऐसा बोला गया था। मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया था, लेकिन ऐसा ही था वो। तो ये ज़्यादा न्यूज़ में था तब, इसीलिए पूछा था ये। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है इनके पास, हो सकता है ये। करेक्ट। लेकिन ये और जो यूनियन कार्बाइड केस तो भोपाल ट्रेजेडी से रिलेटेड है ना? आई थिंक उसी में ही बोला था शायद। Okay. मैं एक बार चेक करता हूँ फिर से, मुझे ठीक है। थोड़ा हल्का हल्का याद आ रहा है। और ठीक है। क्वेश्चन जो 141 आर्टिकल है ना, हाँ तू सर बोलो। नहीं आप कंप्लीट करो, मैं बाद में बोलता। और जो 141 आर्टिकल है ना, इसमें एक्चुअली मतलब सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर का काम ही करता है। वैसे लॉज वगैरह बना देता है, जैसे विश्व का गाइडलाइंस दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें 141 में ऐसे लिखा है ना, लॉज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट आई थिंक शाल बाइंड ऑन लोअर कोर्ट्स, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर का काम भी सुप्रीम कोर्ट कर लेता है। इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा वे भी था, मतलब आपको अगर जो ये भी नहीं पता होता 142 आर्टिकल मतलब किससे रिलेटेड है, सिर्फ इतना पता होता कि 123 के बाद से एंड 148, जो 123 होता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है एंड 148 होता है कैग का आर्टिकल। तो उसके बीच में जितने आर्टिकल्स होते हैं वो यूनियन जुडिशरी के आर्टिकल्स होते हैं। तो आप इजीली आंसर पे आ सकते थे, क्योंकि ऑप्शंस देखो, एक इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, एक सुप्रीम कोर्ट, देन एक प्रेसिडेंट, फाइनेंशियल पावर एंड एक स्टेट लेजिस्लेचर। तो एक इजीली डी वाला 300s ऑप्शन में हो सकता था आंसर। मतलब आप ऐसे भी मतलब कर सकते हो आंसर। करें। ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट पे चले क्या? हाँ, तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है with reference to the legislative assembly of a state in India, consider the following statements. The governor makes a customary address to member of the house at the commencement of the first session of the year. और दूसरा स्टेटमेंट है, when a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ है। ये आई थिंक ये आंसर कहीं ए है। कहीं पे इसका आंसर ए है, कहीं कहीं पे सी है। नहीं, यूपीएससी ने इसका आंसर सी दिया हुआ है। लेकिन आर्टिकल 280 कहता है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास, मतलब हाउस के पास वो पावर है रूल बनाने का। ये कंफर्म है कि यूपीएससी ने सी दिया है इसका आंसर? हाँ कंफर्म है। ओके, तो अदिति वो करेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 176, 175 और 176 कहता है कि गवर्नर को पहला इलेक्शन का पहला जो जनरल इलेक्शन का पहला सेशन है वो एड्रेस करेंगे गवर्नर, और फिर ईयर का पहला सेशन। ठीक है, और आर्टिकल 208 कहता है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है स्टेट लेजिस्लेचर का, वो दोनों हाउस मतलब अपने अपने हाउस के लिए बना सकते हैं, काउंसिल भी और फिर असेंबली भी। लेकिन यहाँ सी कह रहा है तो वो लोकसभा को भी फॉलो कर सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। फिर इससे बाकी स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड पीवाईक्यू हैं वो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The legislature assembly of each state shall consist of not more than 450 members chosen by direct election from territorial constituencies in the state. और B है, a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislative assembly of a state if he or she is less than 25 years of age. तो इसका आंसर क्या होगा? बी तो सही है। बी। हाँ, सेकंड ही सही है। बी सही है। 450 तो ज़्यादा ही हो गए हैं। पार्लियामेंट में 550 है और ये 450 मतलब नहीं आई थिंक 5 है। 500 लिमिट है ना लेजिस्लेटिव 500 यस अच्छा लिमिट 500 है। करेक्ट। हाँ, अपर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट में मेंशन है 500 कैसे? है। लोअर लिमिट 60 है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या ये? यस सर। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा। में है और इसके लिए पार्लियामेंट को कहा गया है कि आप मतलब इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, तो वो पावर पार्लियामेंट के पास है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई वो नहीं, एक्ट नहीं बनाया है पार्लियामेंट ने, तो अभी 500 और 60 है। और अच्छा ये बताओ, ये सारे स्टेट्स के केस में ये ट्रू है क्या स्टेटमेंट, वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला 60 to 500? ऐसा नहीं हो सकता ना, कुछ स्टेट्स में और कम रह सकते, जैसे सिक्किम जैसे स्टेट्स में कम स्ट्रेंथ होगी। तो ये गोवा और अरुणाचल प्रदेश और हाँ सिक्किम, इनका शायद 30 है, और फिर नागालैंड और एक स्टेट का किसी का 46 ऐसे कुछ है। ठीक है, मिनिमम स्ट्रेंथ क्या है? 40 है ना? मिनिमम स्ट्रेंथ हाँ 40 है। लेकिन मतलब मैं अभी विकिपीडिया में चेक कर रही हूँ, इसमें तो 60 मिनिमम दिया हुआ है। हाँ मिनिमम स्ट्रेंथ 60 है और 40 इनका है, नागालैंड का है। मणिपुर और नागालैंड का, तो मणिपुर शायद ये 40 है और नागालैंड 46 है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 है शायद ना मिनिमम। हाँ सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हाँ, और मैक्सिमम वो लेस देन 1/3 होना चाहिए ना। हाँ करेक्ट। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और फिर ओथ और अफर्मेशन वो इलेक्शन कमीशन के सामने या फिर उस ऑथराइज जो इलेक्शन कमीशन ने जिसे ऑथराइज किया है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ओथ और अफर्मेशन लेना चाहिए, और फिर वो लेस देन 30 इयर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर आरपीए भी है कि पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं कि उसके अकॉर्डिंग के कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर होना चाहिए, या फिर मतलब इलेक्टर, रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिस स्टेट से आप इलेक्शन लड़ रहे हो। ये सारी चीजें हैं उसमें आरपीए में। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली shall vacate his or her office if he/she ceases to be a member of the assembly. Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her seat immediately. और हाँ, तो इसका आंसर है ए। स्पीकर का इमीडिएटली हाँ, वो जब तक नया असेंबली आने जाता है तब तक नहीं।
वेकेट कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। फिर द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ये हमने देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 1/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ असेंबली होना चाहिए, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। और गवर्नर के लिए, गवर्नर का कोई इसमें रोल नहीं है, वो इलेक्ट करते हैं काउंसिल को। और जैसे और राज्यसभा में वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वैसा कोई सिस्टम नहीं है काउंसिल के लिए, यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो वो अपने मेंबर्स में से ही इलेक्ट करते हैं चेयरमैन। हाँ, किसी को तो कुछ ये और हो ऐड करना गया। हाँ, किसी को कुछ और ऐड करना है तो आप कर। हाँ, वो यूनियन का कार्बाइड केस ही था, भोपाल गैस ट्रेजेडी का, जो वो क्वेश्चन था ना इससे पहले उसका। राइट, ठीक है। ओके, ठीक है, तो मैंने इतने ही करे हैं। आप नवीन, आप कर दो अब। ठीक है मैम, 81 से निकाल दीजिए। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ, यस, ऑडिबल। मेरा थोड़ा नेटवर्क बेकार आ रहा है, अगर मेरे आवाज ना आए तो आप में से कोई कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। पहला देखो, ये एग्रीकल्चर में पूछा इन्होंने, मतलब कि कुछ दिया है कि मतलब कहाँ से क्या निकलता है, तो ये पूछते ही है। एग्रीकल्चर सोर्स से बोल रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है एनवायरनमेंट में, कैटल अमोनिया रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, और तीसरा पोल्यूट्री इंडस्ट्री होते हैं, वहाँ से रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड निकलता है एनवायरनमेंट में। तो ये मोस्टली सही होते हैं, तो वो हमारे में फायदा है तीन वाली स्टेटमेंट में। तीन से ज़्यादा में थोड़ा सोच लेना, तो ये जनरली ये पता ही रहता है यार, हमको स्टैंडर्ड बुक्स में भी दिया है ना। अगर स्टेटमेंट 2 में कैटल रिलीजेस अमोनिया ओनली, फिर सही रहता क्या? ओनली तो नहीं, मीथेन भी आता है उसमें ना, लाइव स्टॉक में मीथेन, इसी से हमने मीथेन प्ले जो साइन नहीं की। राइट, हाँ, और यहाँ कंटिन्यू पे होगा। थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है अगर जो ऑप्शन 1 and 2 का होगा, हम्म, क्योंकि जो स्टेटमेंट 3 है वहाँ पे कैन वाला वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने, रिलीजेस लिखा हुआ है और उसमें भी रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स, तो ये थोड़ा मतलब कंफ्यूज कर सकते थे इसलिए। तो 1 and 2 बताता तो 3 हो जाता फिर, तो इसलिए 1 and 2 नहीं दिया था उन्होंने। ठीक है, देखो पहला करेक्ट है। तो फर्टिलाइजर, जैसे एग्रीकल्चर में कैसे होता है, फर्टिलाइजर हम जरा यूज़ करते हैं ना NPK, तो वहाँ से निकल जाता है यार नाइट्रोजन। सेकंड है अमोनिया, मतलब कि कॉमन प्रोडक्ट होता है एनिमल्स वेस्ट वगैरह में, तो ये निकलता रहता है। इससे क्या दिक्कत होता है, एसिडिफिकेशन और यूट्रिफिकेशन का दिक्कत होता है जो एनिमल प्रोडक्ट होता है उससे। तो मैम थोड़ा राइट में कर दीजिए। हेलो हाँ, मैम, नहीं राइट हो में रहा कर है दीजिए। क्या? राइट में इट्स नहीं, नॉट विजिबल ऑन द स्क्रीन। मेरी स्क्रीन में नहीं आ रहा। मैंने किया हुआ है राइट, अब आ रहा है क्या? किसी को नहीं दिख रहा है क्या? आप दिख रहा है, ठीक है ठीक है। थर्ड करेक्ट है, क्योंकि रिएक्टिव नाइट्रोजन में क्या क्या आता है यार, तो थर्ड में रिएक्टिव बोला है ना उसने। तो अमोनिया हो गया अपना, नाइट्रेट हो गया, NO हो गया, N2O हो गया। NO2 नहीं है, वो डाइऑक्साइड होता है, ये याद रखना, ठीक है इसको थोड़ा। और लिवस्टॉक और पोल्ट्री में ये दोनों निकलते हैं। तो ये क्यों पूछा इन्होंने, कोई रिपोर्ट आया था UN का, उसने स्पेशल चैप्टर दिया हुआ था कि नाइट्रोजन क्या होता है। रिपोर्ट का नाम था एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2019 का है, तो इसलिए इन्होंने पूछ लिया है। वैसे भी UPSC का फेवरेट एरिया है, ये पूछते रहते हैं यहाँ से।
राइट। NO2 स्टेबल है इसलिए रिएक्टिव नाइट्रोजन नहीं है क्या? नहीं, NO2 तो पॉल्यूटेंट होता है ना प्राइमरी, ये सिर्फ ग्रीन हाउस हम्म, गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ओके, पॉल्यूटेंट नहीं होता है। ठीक है। किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? ये रिपोर्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट, मतलब नाम से तो पता नहीं चलेगा किस पे नाइट्रोजन चैप्टर है। तो अभी ठीक है, हमने एक दो वो पढ़े थे ना, एक मीथेन प्लेज था, एक ग्रीन मीथेन इनिशिएटिव था, तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। करंट में वो काफी न्यूज में थे क्योंकि COP26 में स्टार्ट हुआ था। हम्म, ठीक है मैम, आगे चलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या था? मीथेन इनिशिएटिव। हाँ, हाँ, मीथेन इनिशिएटिव। उसका इंडिया पार्ट है। सर एक कोलंबो डिक्लेरेशन है ना नाइट्रोजन पे, शायद कुछ ऐसा भी है ना? हाँ, कोलंबो डिक्लेरेशन भी है। क्या है उसमें? अभी तो याद नहीं आ रहा यार, देखना होगा। उसके बट अंदर एक और नाइट्रोजन इनिशिएटिव भी है, कोलंबो डिक्लेरेशन के अंदर एक इनिशिएटिव भी है। ओके, एक सेकंड में बताता हूँ। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। तो मुझे लग रहा है नाइट्रोजन से ही लिंक है वो, कुछ ऐसा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। ठीक है मैम, आगे देखते हैं, सर बता देंगे अपने। तो ये देखो यार, ये 3 जगह दिया इन्होंने, एलियार, ईसापुर करके, कैंसा बती। इस बार भी कोई सवाल आया था ना, दिदवाना उदवाना दिया था, सेलाइन लेक आंसर था उसका, तो ये भी ऐसे पूछता ही है। तो हर बार वोटर टाइप आंसर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं ना, तो कुछ ना आए तो वोटर लगा सकते हो आप लोग। तो इस इधर भी आंसर वाटर रिजर्व है, वहाँ पे सेलाइन लेक आंसर था, तो देख लेना इसका। तो ये 3 जगह एनसीईआरटी में शायद दिया है कहीं। तो एलियार तमिलनाडु में रिजर्वर होता है वाटर का। ईसापुर डैम अपना इधर है महाराष्ट्र में, पेनगंगा रिवर पे है। और थोड़ा राइट में कर दीजिए। एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में, एटलीस्ट हमें इतना तो पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं हो सकते, यूरेनियम डिपॉजिट्स भी नहीं हो सकते, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल वी नो कहाँ पे यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का नाम भी पता है। तो वी आर लेफ्ट विथ सी एंड डी हियर। हाँ, यहाँ पे लाइक वी हैव टू टेक ए चांस। तो केव सिस्टम्स का नाम कुछ अजीब रहता है, सो हाँ, दीप्ति, यूरेनियम डिपॉजिट्स के नेम कौन कौन से हैं फेमस? एक यूरेनियम डिपॉजिट आंध्रा में है, कडपा में, और दूसरा केरला में है, एंड तीसरा आई थिंक yesterday we were discussing uranium deposits. एक्चुअली मुझे तो बस इतना ही पता था कि आंध्र प्रदेश में है। कोई मतलब स्पेसिफिक नेम नहीं पता था। कल के टेस्ट में 3-4 हमने पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। आंध्रा, झारखंड, छत्तीसगढ़ काफ़ी रीजन है, राजस्थान वगैरह करेक्ट हर जगह करेक्ट है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। हाँ, नीति कल बता रही थी कि झारखंड में भी है। यस यस, एब्सोल्युटली, यू राइट। सबसे ज़्यादा इंडिया में झारखंड ही है शायद। आंध्रा वांध्रा तो सेकंड नंबर पे कुछ ऐसा है। करेक्ट करेक्ट, फर्स्ट इज झारखंड, सेकंड इज आंध्रा। लेकिन हमने कल कल वाले टेस्ट में ये ऑप्शन ये दिया हुआ था कि तमिलनाडु में है करके, बट वी डू नॉट हैव इन तमिलनाडु। केरला में थोड़ा बहुत मिलता है यूरेनियम। हाँ, हाँ, कर्नाटका में भी है। ठीक है। तो इनका पोजीशन देख लो यार, ये ना एलियार तमिलनाडु में अपना रिजर्वर है, ईसापुर डैम है पेनगंगा रिवर पे महाराष्ट्र में। किसकी ट्रिब्यूटरी है पेनगंगा, गोदावरी की, कृष्णा की? गोदावरी। गोदावरी। पेनगंगा, वाइनगंगा, ऐसे नाम तो गोदावरी के डिस्ट्रीब्यूटरी, सॉरी ट्रिब्यूटरीज हैं। वो दोनों मतलब मिल के प्राण
नहीं था, कुछ नेम की रिवर बनाती है, देन वो उसकी गोदावरी की ट्रिब्यूट थी। Correct. नवीन कंटिन्यू करो। ये फिर इधर है, ये तीसरा जो ऑप्शन है ये बंगाल वाले इलाके में है। तो यहाँ पे ये इरिगेशन के लिए मोस्टली प्रोजेक्ट यूज किया गया है ना। तो तीनों वाटर रिजर्वर है, ये सेकंड प्लान में स्टार्ट किया था इंडिया ने। तो इनको देख, ये रिवर का नाम भी है ना इधर, कैंगसाबाती करके रिवर, बंगाल की तरफ हुगली वगैरह ये सब मिलके बनाया इन्होंने। बाकी कंसाबती, ये शीलावती एंड भैरोबांकी। हाँ, ठीक। इधर को ऐड करना है किसी को? पिछले वाले क्वेश्चन में जो कोलंबो डिक्लेरेशन था, तो वो एक यूएनईपी का रोड मैप है फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूशन, और एक पार्ट है कि कैंपेन नाइट्रोजन फॉर लाइफ, ये उसका पार्ट है। तो इसमें हमारा मतलब एम था टू रिड्यूस रिएक्टिव नाइट्रोजन विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम। और मतलब 2030 तक अभी रेमंड सर ने बोला था, उसमें ग्रुप में लिखा था, तो उसमें नाइट्रोजन वेस्ट को रिड्यूस करना है 50%। कैंपेन क्या है इसका? नाइट्रोजन फॉर लाइफ। फॉर लाइफ। ठीक है, और ये एक, यूएनईपी का नाइट्रोजन मैनेजमेंट के लिए। हाँ, फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट पे चले क्या? हाँ, हम्म। अच्छा, बहुत लेट स्क्रॉल हो रहा है क्या स्क्रीन? नहीं, मुझे तो ठीक दिख रहा है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक नवीन, अच्छा वी लॉस्ट नवीन्स वॉइस। नवीन, आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करने का ट्राई कीजिए। अब आ रही है क्या? अब आ रही है, यस। अतुल सर या मैम आप कर लेना ना, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है नेटवर्क का। ठीक है, इस बार अगर चला जाएगा हाँ तो ओके डन। ये फिर सीएनजी पे है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसका यूज़ हो रहा है आजकल। तो इन्होंने 3-4 स्टेटमेंट दे दिए यार। पहला बोल रहा है कि कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाएगा सीओ का, कार्बन मोनोक्साइड का। दूसरा है कि CO2 और हाइड्रो जो कार्बन एमिशन होते हैं वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस बोल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है 1/5 वॉल्यूम में हम इसको सीएनजी के साथ यूज कर सकते हैं बसेस वगैरह में। फोर्थ बोल रहा है ये लेस एक्सपेंसिव फ्यूल है कंपेयर टू सीएनजी। तो इसको पहले से हटा सकते हैं ना, पहला कंप्लीट एलिमिनेशन तो नहीं होगा यार सीओ का ना, कार्बन मोनोक्साइड का। और 2 और 3 तो ठीक लग ही रहे हैं। और नई टेक्नोलॉजी थोड़ी एक्सपेंसिव ही होती है, मतलब कि देखा जाए तो। राइट। ठीक है नवीन, आई थिंक योर वॉइस इज गॉन अगेन। ठीक है, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ, बट ट्राई एंड री लॉग इन। ठीक है, इसमें वही स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट and statement 2 and 3 are correct. So my CNG, what is this? Hydrogen CNG is a blend of hydrogen and CNG. The ideal hydrogen concentration being, इसमें 18% है hydrogen concentration. Compared to conventional CNG, use of HCNG can reduce emissions of carbon monoxide up to 70%. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Complete elimination of carbon monoxide दिया है ना? अच्छा, हाँ वही एलिमिनेशन दिया हुआ है विच इज नॉट राइट। तो ये 70% रिड्यूस करता है एंड 15% रिडक्शन इन टोटल हाइड्रोकार्बन एमिशंस बिसाइड्स एनेबलिंग अप टू 5% सेविंग्स इन फ्यूल्स। ये शायद परसेंटेजेस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
but then it reduces carbon monoxide and hydrocarbon emissions. And statement 4 is not correct because in its report to Supreme Court, EPCA has estimated that to fuel Delhi's 5,500 buses, about 400 tons of HCNG would be needed per day. Setting up 4 fuel dispensing facilities would cost them 330 crores, which could be funded from the Environment Compensation Charge Fund made up of cess on the commercial vehicles entering Delhi, it said. For consumers who pay rupees 42 per kg of CNG, cost of HCNG would not be more than 43. मतलब the whole point is कि ये costly है. ठीक है. About the National Hydrogen Mission, इसमें focus on generation of hydrogen from green power resources. Its focus is generation of hydrogen from green power resources to link India's growing renewable capacity with the hydrogen economy. In the 21 to 22 budget, which allowed 1,500 crores of renewable development and National Hydrogen Mission. So hydrogen में, it is the lightest and first element in the periodic table since weight of hydrogen is less than air. It rises in the atmosphere and is therefore rarely found in its pure form, H2. The purest form H2 hai, but we rarely found it in its purest form. At standard temperature and pressure, hydrogen is a non-toxic, non-metallic, odorless, tasteless, colorless, and highly combustible diatomic gas. Diatomic है and combustible है hydrogen. फिर hydrogen fuel is zero emission fuel burned with oxygen. ठीक है. It can be used in fuel cells on internal combustion engines. It is also used as a fuel for spacecraft propulsion. तो types of hydrogen देख रहे हैं ना, grey hydrogen constitutes India's bulk production. So we produce grey hydrogen extracted from hydrocarbons, fossil fuels, natural gas, etc. So this is grey hydrogen what we produce. It's a byproduct of इसका byproduct है CO2. फिर blue hydrogen sourced from fossil fuels. अच्छा ठीक है. Grey hydrogen is sourced from hydrocarbons and blue hydrogen is sourced from fossil fuels. Byproduct are captured and stored, so better than grey. Blue is a little better than grey because carbon monoxide and carbon dioxide are captured and stored. फिर आएगा green hydrogen generated from renewable energy like solar, wind. So electricity splits water into hydrogen and oxygen. इसको क्या कहते हैं? इसका कुछ नाम है ना? What do you call it? Electrolysis. Right. तो hydrolysis क्या है? I think water का हम separation करते हैं. Splitting of water. हाँ ठीक है. तो by products इसका वही water and water vapor better than the carbon monoxide and carbon dioxide. ठीक है. इसमें कुछ और ऐड करना है क्या किसी को? इसका एक बार क्वेश्चन आप दिखाओगे दीप्ति? तो इसमें ना जो लास्ट वाली स्टेटमेंट थी HCNG मेक्स अ फ्यूल लेस एक्सपेंसिव, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते थे, हम जो यूरिया में नीम कोटेड यूरिया यूज करते हैं तो वो भी हमें कॉस्टली पड़ता है. तो एटलीस्ट ये मतलब ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी है, मतलब तो अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, तो इतनी मतलब एक कमर्शियल लेवल पे इतनी तो नहीं होगी फिजिबल कि ये इतना चीप पड़ जाए, तो उस वे में इसको एलिमिनेट कर सकते थे. राइट. मैम वो जो ब्राउन हाइड्रोजन के टाइप थे ना, उसमें एक बार स्क्रॉल कर दीजिए. इसमें मैं एक ट्रिक यूज़ करता हूँ, देखो सबको अच्छे लगे तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन है ना, तो ग्रीन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करके हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उससे हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है, लोअर कार्बन फुटप्रिंट होती है उसमें. फिर ब्लू हाइड्रोजन है, तो इसमें प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस और इसमें कार्बन कैप्चर होता है. तो हम ब्लू मीन्स नॉर्मली हम वाटर समझते हैं, वाटर इज इक्वल टू आइस भी बोल सकते हैं, और हमें पता है कि आइस में कार्बन वगैरह सिक्वेस्ट्रेशन होता है, तो इससे याद रख सकते हैं ब्लू हाइड्रोजन. फिर एक ग्रे हाइड्रोजन होता है, तो ग्रे का जी से गैस ऐसे करके याद रख सकते हैं कि नेचुरल गैस से वो फॉर्म होता है और उसमें इमिशंस रिलीज इनटू एयर.
उसके बाद एक ब्राउन हाइड्रोजन होता है, वो हम प्रोड्यूस यूजिंग कोल, और उसमें भी इमिशंस इनटू एयर, रिलीज इनटू एयर। तो ऐसे डिस्टिंक्शन याद कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसका ऑलरेडी एक ग्रुप पे इन्फोग्राफिक्स भी मतलब शेयर किया हुआ है, वो भी देख सकते हो। राइट। हाँ ठीक है, और कुछ ऐड करना है क्या इस पे, या फिर नेक्स्ट पे चले? नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नवीन इज हियर। ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं। So next question is, why are dewdrops not formed on a cloudy night? तो options है, clouds absorb the radiation released from the earth's surface, clouds reflect back the earth's radiation, फिर earth's surface would have low temperature on cloudy nights, and clouds deflect the blowing wind to ground level. तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी होना चाहिए। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो dew is not formed on cloudy nights because cloudy nights are warmer than clear nights. हाँ, in shady places, dew is not formed in shady places because air cannot move there freely. फिर it's not formed on windy nights because wind carries away the moist air. So ये reason है. The atmosphere heated by the absorption of Earth's radiation in turn radiates heat back to the Earth's surface, increasing the Earth's surface temperature. Right. So atmosphere heated by the absorption of Earth's radiation in turn radiates heat back. So atmosphere radiates the heat back to Earth's surface, increasing the Earth's surface temperature. ठीक है, इसमें कुछ और नहीं लिखा है। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? तो ड्यू फॉर्म होने के कुछ मतलब कंडीशंस होते हैं, कोई बताएगा क्या क्या होते हैं? मतलब 2-3 कंडीशन होते हैं। क्लियर स्काई चाहिए, काम एयर चाहिए, और एक होता है लॉन्ग विंटर नाइट, मतलब लॉन्ग कोल्ड नाइट बोल सकते हो। Right. तो इसमें फेनोमेना क्या यूज होता है मतलब ड्यू फॉर्म होने के लिए? मतलब ड्यू भी ऐसे हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल पे फॉर्म होता है क्या? आई थिंक वो टेम्परेचर इन्वर्जन वाला जो होता है शायद वो यूज होता है। ठीक है, ओके, राइट। मतलब एज द पार्टिकल राइजेस इट कंडेंसेस, ऐसा है क्या? नहीं, टेम्परेचर इन्वर्जन में ये होता है ना, जो नॉर्मली क्या होता है, जो वार्म एयर होती है उसकी टेंडेंसी होती है ऊपर जाने की, मतलब करेक्ट। ठीक है, राइज वो, और कोल्ड वाली की नीचे जाने की। बट टेम्परेचर इन्वर्जन में रिवर्स हो जाता है, जो वार्म एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है कोल्ड एयर के नीचे, तो तब फेनोमेना होते हैं, फ्रॉस्ट, ड्यू, ये सब चीजें। ठीक है, राइट। हाँ, और कुछ ऐड करना है क्या, या हम नेक्स्ट पे चले? तो उसका एक एप्लीकेशन बेस्ड भी आ सकता है कि जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं ये बेनिफिशियल होती हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए या हार्मफुल होती हैं? हार्मफुल होती है ना, मतलब फ्रॉस्ट या ड्यू हार्मफुल ही होगा ना? नहीं, ये बेनिफिशियल होती है। अच्छा, फ्रॉस्ट हार्मफुल होती है, फ्रॉस्ट और ड्यू अलग अलग है ना? क्योंकि देखो आप राबी क्रॉप्स क्या होती है, राबी क्रॉप्स होती है जैसे वीट हो गया, तो वीट के लिए मॉइस्चर कहाँ से मिलता है? वो ड्यू की वजह से ही मिल जाता है उन्हें काफी अच्छा मॉइस्चर। ओके, राइट, ठीक है। सर वो जो ड्यू है ना, शायद उसमें एप्लीकेबल नहीं है ये टेम्परेचर इन्वर्जन वाला, वो फॉग में और फ्रॉस्ट में है ना।
अच्छा ठीक है। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेना, इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले क्या? हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो next question is, consider the following statements. 44th Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review. फिर the Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary. तो इसमें कौन सा right है? It's a pretty easy question. सेकंड राइट है, हाँ, क्योंकि सेकंड तो तो पता ही 40 था हमें। करेक्ट, एनजैक को स्ट्रक डाउन किया है। एंड 44th अमेंडमेंट जो भी 42nd अमेंडमेंट में जो जो सही नहीं था, इट हैज करेक्टेड देम, तो डेफिनेटली बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू तो नहीं करेगा ना। आई थिंक ये 39th अमेंडमेंट में ऐड किया था ये प्रोविजन। हाँ यहाँ पे लिखा भी है करेक्ट 39th अमेंडमेंट, या करेक्ट। So Parliament passed the 39th Amendment to the Constitution, which removed the authority of the Supreme Court to adjudicate petitions regarding elections of President, Vice President, Prime Minister, Speaker of the Lok Sabha. So they have put elections of these four people: President, Vice President, Prime Minister, and Speaker of Lok Sabha beyond judicial review. Instead, a body constituted by Parliament would be vested with the powers to resolve such election disputes. तो पार्लियामेंट खुद अपना एक बॉडी बना लेगा। अमेंडमेंट्स वर आल्सो मेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 and 1974 and placed in the 9th schedule along with the Election Laws Amendment Act 1975 in order to save the Prime Minister from embarrassment of the apex court delivered if the apex court delivered unfavorable verdict। हाँ, तो ये उस टाइम में हुआ था जब ये केस इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस है क्या? आई थिंक वही है। तो सब इम्यून कर दिया है इफ एट ऑल द वर्डिक्ट केम आउट अनफेवरेबल, तो ये चीजें किया है। Then the National Judicial Appointments Commission (NJAC) was a body tasked with the appointing judges to the higher, मतलब इसके बारे में ठीक है, appointing judges to the higher judiciary in India. Article 124 of the Constitution was amended through the 99th Amendment to reflect the change in the system of appointments. Article 124 क्या है? आर्टिकल 124 ये होगा ना, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, मतलब इंट्रोडक्शन होता है वहां से यूनियन जुडिशरी। 123 क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो Article 124 of the Constitution was amended through the 99th Amendment to reflect the change in the system of appointments from collegium system, in which a body of judges would be consulted by the President to appoint the judges. फिर petitions were filed before the Supreme Court to strike down the 99th Amendment Act as being unconstitutional. The court evaluated the theory of separation of powers and hence that held that the interference of executive in the appointment of judges to the higher judiciary was violation of this theory। ठीक है, और कुछ ऐड करना है क्या इसमें? तो ये 39th Amendment Act था जिसमें they have immune elections of President, Vice President, Prime Minister and Speaker of Judicial Review। ठीक है, नेक्स्ट पे चले क्या? मेरा पार्ट कर लूँ क्या मैं? हाँ, आप कर लेंगे क्या? हाँ, that's better। हाँ 61 to 70। वैसे नवीन भी आ गया है, नवीन तुम कर पाओगे कंटिन्यू? सर ट्राई करता हूँ ना, कब तक मैं कंपनी में कॉल कर रहा था मैं, उनका नेटवर्क नहीं चल रहा मेरा, चलो देखता हूँ। देखो 86 बोल रहा है कि 9th शेड्यूल
क्यों इंट्रोड्यूस किया, मतलब कौन पीएम थे उस टाइम पे? तो ये फ्लैट ही है यार, पता ही रहता है हमको ना, फर्स्ट सीए से आया था ये, तो नेहरू सर थे उस टाइम पे पीएम। तो क्यों इंट्रोड्यूस करना, इसका पॉलिटिक्स ये वही है कि जो इस टाइम जो ये अमेंडमेंट लेके आ रहे थे ना, मतलब कि लैंड वाले वो सब, तो उठा के उसमें डाल दिए इन्होंने। तो 3-4 आर्टिकल बनाए थे इन्होंने, 31A, B, C। तो कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है तीनों में? तो राइट में कर दो मैम, मैंने लिखा हुआ है उधर। तो यार ये इन्होंने 3 ये थे, पहला है 31A, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट। तो ये जो गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी वोपर्टी लेनी होती है ना, 31A उसके लिए है। 31B वाला है जो अपना 9 शेड्यूल की बात करते हैं ना, मतलब कोई भी लॉ जिसको प्रोटेक्ट करना उठा के इसमें डाल देंगे ना, तो ये 31B 9 शेड्यूल वाला है। और 31C 2 DPSP है अपने जो 39B और C, उसको इफेक्ट देने के लिए कि दे आर सुप्रीम टू फंडामेंटल राइट्स। तो ये 3 है 31A, B, C में, दिख रहे हैं इनको, थोड़ा इनमें इशू रहता है। तो 31B में वही लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी लोग को जुडिशियल रिव्यू से बचाना है तो उठा के इसमें डाल देंगे। बट IR कह लो केस के बाद अब वो भी इम्यून नहीं है, मतलब कि उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जुडिशरी कैन डिक्लेयर दैट थिंग नल एंड वॉइड। तो इसमें यही है, यही मिला मुझे। बाकी कोई ऐड करना चाहिए तो कुछ? ठीक है मैम, अगला देखते हैं। ठीक। तो नेक्स्ट है ये उस वाला है, कोयल वाला है, कोल सेक्टर का क्या क्या हुआ। तो बोल रहा है कि इंदिरा गांधी मैम के टाइम में नेशनलाइज हुआ पहला। दूसरा बोल रहा है कि कोल ब्लॉक अब लॉटरी पे होता है, कोल ब्लॉक अभी लॉटरी सिस्टम पे अलाउ होता है इंडिया में। थर्ड बोल रहा है, थर्ड अगर आपको पता है तो पूरा सवाल ही निकल जाएगा, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं था। इंडिया बोल रहा है सेल्फ सफिशिएंट है कोल में। तो एक स्टेटमेंट और था 2012 के पेपर में, उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया अपने रिसोर्स को सेव करना चाहता है इसलिए भी यूज नहीं कर रहा। तो वो कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट दे देता है, तो थर्ड से निकल जाएगा सब कुछ। तो राइट। नेशनलाइजेशन का जो काम, हाँ, नेशनलाइजेशन का जो काम हुआ था वो 1971 टू उस टाइम में हुआ था। तो दिक्कत क्या था यार उस टाइम पे, ये था कि जो प्राइवेट पार्टी थी ना, वो इतना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, और पुअर वर्किंग कंडीशन था, तो काफ़ी दिक्कत थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको उठा के नेशनलाइज कर दिया। तो 2 फेज में हुआ था, 71 से 73 में, और 71 और 72 में। तो कुकिंग कोयल और नॉन कुकिंग कोयल वाला डिफरेंस है इसमें, कुछ ऐसा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट पहले होता था, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जो कोल ब्लॉक को डिक्लेयर कर दिया है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने 2015 में फिर रूल बनाए थे कैसे होगा। तो आजकल वाला सिस्टम है जो ऑनलाइन होता है, तो टेक्निकल बिड होती है, एक फाइनेंशियल बिड होती है, तो स्विच चैलेंज टाइप होता है शायद, ये उसी हिसाब से इंडिया अपने आप को मिल जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट तो है करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी। तो डोमेस्टिक कोल हमारा ओनली 70% जो नीड है ना वही मीट करता है, बाकी हमको 200 मिलियन टन इंपोर्ट करना पड़ता है आज भी। तो ये दिक्कत है। तो थर्ड से निकाल सकता हूँ, मतलब मुझे लग रहा है ये फ्री क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, बस आपको पढ़ने की जरूरत है थर्ड स्टेटमेंट। राइट। और जो इम्पोर्ट करते हैं हम, ये कहाँ से, कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा करते हैं? ऑस्ट्रेलिया। वहां से वो वाला करते हैं ना, कोक वाला, कोक ऐसा रहता है ना कुछ। आई थिंक इसका आंसर इंडोनेशिया है। पहले हम मतलब इंडोनेशिया देन ऑस्ट्रेलिया है, एक बार चेक कर लेना। ठीक। सर 2 होता है ना, कुकिंग वाला होता है एक नॉन वाला, वो वाला हम हाँ इस्तेमाल करते हैं, वो शायद। हाँ, कोकिंग कोल ही करते हैं, मतलब जो हमें मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ओके ओके। तो उसका प्रोसेस मतलब काफी बार संजय सर ने बताया हुआ है कि कोकिंग कोल क्या होता है कि आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो नॉर्मल कोल होता है एंथ्रासाइट, जो हाई क्वालिटी कोल होता है, उसको आप बर्न करते हो, उसको वॉश वॉश करके मतलब थोड़ा और उसकी मतलब मतलब बढ़ वो जाती है, मतलब उससे स्टार्टिंग फिर फ्यूल है। हाँ रेसिड्यू नहीं निकलता, उससे कम रेसिड्यू निकलता है काफी। क्योंकि जो इंडिया का कोल है वो बिटुमिनस कोल है, तो उसमें जो ऐश कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है और सल्फर कंटेंट भी ज्यादा होता है। हाँ, सल्फर ज़्यादा रहता है अपना। ठीक है मैम। अगला देखो यार, ये वही है जो प्रिवेंशन
ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो अपना एक्ट है ना 1959 exempt several posts from disqualification on the ground of office of profit। तो ये एक्ट है, उसमें बोल रहा है ये। दूसरा बोल रहा है इसको 5 बार अमेंड किया गया है, और तीसरा बोल रहा है ये वेल डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं है, एक दो चीज़ है, मुझे तो याद नहीं कौन सा वेल डिफाइंड है। तो मोस्टली ये स्टेटमेंट गलत होता है यार, तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग ना। तो इसको निकाल दो तो लगभग आंसर मिल जाएगा आपको। बाकी तो फैक्चुअल है, दूसरा तो पूरा ही फैक्चुअल है। अब ये हमें क्या पता कितनी बार अमेंड हुआ है। पहला चलो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये होता रहता है। और जिसके थर्ड स्टेटमेंट है ना, इसको थोड़ा सा मतलब उन्होंने और मतलब एकदम एक्सट्रीम करने के लिए वेल यूज कर दिया, मतलब एक एडजेक्टिव लगा दिया। उसको इज डिफाइंड भी बोल सकते थे, बट उन्होंने बोला वेल डिफाइंड, तो उस वे में और ज्यादा मतलब उसको एक्सट्रीम कर दिया था। वैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड है क्या? डिफाइन नहीं मैम, जस्ट मेंशन आर्टिकल 102 और 191 में दे जस्ट मेंशन नथिंग। सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट है शायद, 4-5 लाइनें दी है उसमें, वहाँ डिफाइंड है। आगे में भी डिफाइन नहीं है। किसी को पता है? जया बच्चन का केस है। करेक्ट, एक और केस भी रहता है शायद। हाँ, 2 केस है, एक रमेश सिंह है शायद, जया बच्चन। तो इसमें देख लो यार, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है, मतलब ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही आरपीए 1951 में, कहीं भी नहीं है। तो आर्टिकल 102 क्लोज 1 सब क्लोज ए उसमें है, बोला गया है। और स्टेट के रिस्पेक्ट में आर्टिकल 191 क्लोज ए सब क्लोज ए, तो यहाँ पे है इनकी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला इशू कौन देखता है, प्रेसिडेंट देखेगा या स्पीकर देखेगा? प्रेसिडेंट को ही, मतलब ये डिफेक्शन के अंदर नहीं आएगा ना? हाँ, प्रेसिडेंट देखेगा क्योंकि आउट ऑफ पार्लियामेंट का मामला। हाँ, प्रेसिडेंट देखेगा, लेकिन ईसीआई का जो वो लेगा, वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसका, एडवाइस लेगा, और वो बाइंडिंग होगा, शेल एक्ट लिखा हुआ है ना। और पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें काफ़ी ऑफिस को बाहर रखा गया है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। जैसे अपने मिनिस्टर लोग हो गए, वीसी बन गया, कोई प्रेसिडेंट बन गया, वो लोग इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। तो इसलिए पहला और दूसरा करेक्ट है, और थर्ड इनकरेक्ट। मेरा एक डाउट है, तो डिस्क्वालिफिकेशन ओनली अंडर डिफेक्शन इज सीन बाय स्पीकर, राइट? बाकी के डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट ही देखेगा ना? हाँ मैम, वो कल पेपर में भी था। एक मतलब ऐसे जनरल रूल होता है, जो पार्लियामेंट के अंदर का जितना भी वर्क होता है या जितने भी डिसीजन लेने होंगे वो लेगा स्पीकर। पार्लियामेंट से बाहर का कुछ भी होगा वो सब प्रेसिडेंट होगा इन कंसल्टेशन विद ईसीआई। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। हाँ वही। ठीक है मैम, और कुछ ऐड अगला करना कर दीजिए। तो ये देखो यार, ये बहुत बड़ा सवाल था। यूपीएससी के पेपर में देखोगे ना, 989 वाला, एक पेज का ही सवाल था ये, बहुत डरावना टाइप का, लेकिन पढ़ोगे तो इजी है। पहला बोल रहा है कि इम्पीचमेंट ऑफ जज के बारे में है। तो इम्पीच तो वर्ड ही नहीं है अपने उसमें, तो ये गलत है थोड़ा बहुत लग रहा है। तो बोल रहा है कि जज मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर एज पर दिस एक्ट। कोई एक्ट दिया हुआ है 1968 वाला, उस पे ऊपर। दूसरा बोल रहा है कि इधर भी बोल रहा है कि डिफाइन है, डिटेल्स दिया हुआ है पूरा, इनकैपेसिटी या प्रूवन मिसबिहेवियर है, क्या मतलब होता है। तो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत कम चीज़ें डिफाइन है या डिटेल दी है कॉन्स्टिट्यूशन में। थर्ड बोल रहा है कि इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें बोल रहा है कि मेजोरिटी की बात कर रहा है कि टोटल मेंबरशिप होना चाहिए उसका, प्रेजेंट का 2/3 वाला, ये सब बातें दी है। तो कोई अटेम्प्ट करेगा इसको? तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, उसको रिजेक्ट कर सकता है लोकसभा का स्पीकर जो भी होता है। एंड जो सेकंड है वो भी गलत है, डिफाइंड नहीं है, सिर्फ मेंशन्ड है ये, इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये 2 कंडीशन। थर्ड वाला सही है क्योंकि जजेस इंक्वायरी एक्ट है, और फोर्थ भी ठीक है। हाँ, तो आंसर 3 और 4 है यूपीएससी का इधर। और प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भी सेम वर्ड है ना, या कुछ और है वहाँ पे रिमूवल के लिए? मतलब ये इनकैपेसिटी वाला सब है ना, यही है ना? नहीं, शायद वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। हाँ वो है, और वो भी डिफाइन नहीं है ना कहीं पे भी। तो ये देख लेना, मतलब ये जो
होती है, कहीं डिफाइन नहीं है ये वाला, बस वो लिख के निकल गए, फिर ये कोर्ट वगैरह इंटरप्रेट करती रहती है। तो इधर आंसर सी है, मतलब सी है, 314 दो करेक्ट है। तो मैंने इसको गूगल किया तो ये उस टाइम पे जो सीजीआई थे ना, दीपक मिश्रा, उन पे शायद सेक्सुअल हरेसमेंट के चार्ज थे, और 3-4 जज ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी ना, वो बाहर आ गए थे, बोल रहे कि मास्टर ऑफ रोस्टर वाला कुछ इशू हुआ था ना, नहीं तो हमें नहीं, काम नहीं करने दे रहा, कुछ ऐसा। वो रंजन वो गोगोई के रंजन ऊपर हुआ गोगोई था, थे। ये नहीं थे। फिर ये लग रहा है मास्टर ऑफ रोस्टर वाला इनके ऊपर हुआ था ना, कुछ ऐसा। शायद दीपक वो भी। मिश्रा पे ऐसे कोई चार्जेस नहीं थे। ओके, दीपक मिश्रा के टाइम ही हुआ था वो, 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें रंजन गोगोई थे। अच्छा, सेक्सुअल हरासमेंट वाले में रंजन गोगोई थे और मास्टर ऑफ रोस्टर वाले में दीपक मिश्रा थे करेक्ट शायद, ठीक करेक्ट, है। सेक्सुअल हाँ हाँ, हरासमेंट रंजन गोगोई थे। तो फिर उन्होंने ओपोजिशन को मजा आ गया, खुद के तो केस में उन्होंने जजमेंट दे दिया। फिर ओपोजिशन को वो आ गया, तो उन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन थे उस टाइम पे, अभी भी है जो, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग इसको वो नहीं करेंगे ना। तो उस केस में ये सवाल पूछा यूपीएससी ने। मैम, हाँ, तो फिर ये दीपक मिश्रा वाला 124 आर्टिकल में दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाएंगे, 218 में दिया हाई कोर्ट वाले को कैसे हटाएंगे। तो 1968 वाले में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है यार। तो पहला ये होता है कि आपको कोई भी मोशन वगैरह कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है ना, 100 मेंबर होने चाहिए लोकसभा के, 50 मेंबर राज्यसभा वाले देंगे ना। तो फिर स्पीकर को आप देंगे, स्पीकर की मर्जी होती है वो रिफ्यूज करे या एडमिट करे। अगर एडमिट हो जाए तो फिर स्पीकर या चेयरपर्सन 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे। तो उस 3 मेंबर कमेटी में 3-4 लोग होंगे। तो पहला हो सकता है कि सीजेआई हो, या फिर चीफ जस्टिस या जज हो सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा बंदा होना चाहिए जो चीफ जस्टिस हो किसी हाई कोर्ट का, और तीसरा होना चाहिए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। तो ये लोग फिर चेक करेंगे कि जो चार्जेस होते हैं ना, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी वाले, वो ट्रू है फॉल्स। अगर हो जाएगा तो फिर वो वोटिंग होगी उस हाउस में। वोटिंग होने के बाद ये सेम दूसरे हाउस में होगा, सेम प्रोसेस, वहाँ पे वोटिंग होगी। और सेम सेशन में अगर बिल पास हो गया ना दोनों हाउस में, तो फिर प्रेसिडेंट सर इसको रिमूव का ऑर्डर निकालेंगे। ये रहता है पूरा प्रोसेस, सेम सेशन में पास होना जरूरी है, इधर दिया हुआ है। तो एक मेरा क्वेश्चन है, Right. till now from independence only 2 judges are impeached from office. नहीं सर, इम्पीच तो कोई Not नहीं even हुआ a है ना। single judge. हाँ, हाँ मोशन आया 2 बार शायद। हाँ ठीक है। 1991 में भी मतलब निकालने के लिए कुछ मोशन पास हुआ था, लेकिन वो कांग्रेस ने मना कर दिया वोटिंग में, ऐसा भी कुछ था। हाँ, वो फेल हो गया था, कुछ ऐसा हुआ था ना कि पास नहीं हो पाया। एडमिट तो हो गया था बट वो पास नहीं हो पाया, कुछ ऐसा सीन है उसका। हाँ हाँ, ऐसे मतलब इम्पीचमेंट्स हो गए तो पाकिस्तान जैसी हालत बन जाएगी। ठीक है, लास्ट सवाल देखो। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो यार हमें पता है 2 ही शेड्यूल होते हैं, 5 या 6 होगा। 6 उसने ऑप्शन में डाला तो फ्लैट क्वेश्चन है, ये बी हो जाएगा इधर। तो इसमें यार इनको दोनों लोगों को ऑटोनॉमी वगैरह दे रखी है, इवन इन द मैटर ऑफ द गवर्नेंस इन द फिक्स शेड्यूल और 6 शेड्यूल। कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, सामतना वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में, वहाँ पे भी बोला है जज वगैरह सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक FR एक्ट है जो अपना 2006 का, उसके अंदर भी इसको हमने थोड़ा इनके राइट्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। तो 2 शेड्यूल है ये, 5 और 6, पढ़ लेना, यूपीएससी पूछती रहती है। अच्छा, ऑप्शन में बाकी शेड्यूल भी है ना, 3 वाला, वो किससे लिंक है? थर्ड शेड्यूल 3, वो तो ना परमिशन। हाँ, और 9th वाला तो मैंने देख लिया ना, वो तो वो होता है। और 12th वाला 12th is cooperatives है क्या? उनसे म्युनिसिपैलिटीज Municipalities, sorry. ठीक है। नेक्स्ट कोई anybody wants to present now? हाँ, मैं कर देता हूँ 61 to 70। आई थिंक अभी टाइम हो गया है,
कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। हाँ, आप कल करेंगे क्या स्वप्निल? हाँ ठीक है। ठीक है, cool. Okay, guys. We'll meet tomorrow again. Not tomorrow. At 9 o'clock session. SNT PT 365 में मिलते हैं. ठीक है then. मैम 9 बजे वो कोई स्क्रीन शेयर कर देगा क्या? तो संजय सर नहीं है शायद ना आज, तो अच्छा, आज उन्होंने संजय बोला था सर कि नहीं है. होस्ट करने के लिए, ठीक लेकिन है. स्क्रीन नहीं शेयर हो पाएगी। होस्ट में कर लूँगा। नहीं, तो कोई बात नहीं. स्क्रीन I'll do screen sharing आज. ठीक है. ठीक, ओके Okay, guys. See you at थैंक यू। 9:30 को मिलते हैं. Thank you all. ठीक Bye. है।